फिरोज बख्त साहब, ये एक के बाद एक आरोप, इनको तो भी ट्रिपल तलाक की भी टीस है। ट्रिपल तलाक में भी इनको लग रहा है कि टारगेटिंग की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की जाए तो उनको लग रहा है कि उसमें भी टारगेटिंग थी। हाँ देखिए, ऐसा है अदिति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। हाँ, मैं यस करना चाहूंगा, मैंने सबकी बातें सुनी। देखिए, सवाल उठाया गया, एक जो है क्रिटिसाइज किया गया इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब को, जो हमारे इमाम भी हैं, अमाइद भी हैं, अकाबिर भी हैं, आलिम भी हैं। और अभी डॉक्टर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक आजाद मुल्क है, इसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। अगर इमाम साहब ने ये कह दिया कि डॉक्टर मोहन भागवत देश के राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी की बेइज्जती हो गई या उनको उनके पेडेस्टल से नीचे कर दिया गया। देखिए, अगर वो सोचते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता अगर महात्मा गांधी हैं तो वो भी राष्ट्रपिता हैं। इमाम उमैर अहमद इलियासी ने ये हरगिज नहीं कहा कि गांधी जी की जगह वो राष्ट्रपिता हो गए। ठीक है, गांधी जी की तरह एक राष्ट्रपिता वो भी हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बदले में ये कहना, उनको एक धमकी मिलना कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, ये ना तो इस्लाम का कानून है, ना ये भारत का कानून है, ना इंग्लैंड का कानून है, ना ही इंसानियत है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस बहस को फजूल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इमाम साहब ने कोई बात गलत नहीं की है। लाखों लोग अब तक इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ चुके हैं। मैं इमाम साहब के, इनके वालिद का बता दूं, इनके जो वालिद साहब थे, हमेशा से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में पुल बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर आज आप जिंदा होते तो हरगिज़ आप उन लोगों को जो कहते हैं हम सर को तन से जुदा कर देंगे, उन लोगों को सख्त सजा देते और उनको नेकी की तौफीक देते। इस्लाम का टोन और टेन्योर नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से सर तन से जुदा है, इस्लाम का है ही नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद, उनको कोई कत्ल करने आया था, एक वाकया सुनाया था डॉक्टर अब्बास ने। मैं एक और बता दूं, एक शख्स उनको कत्ल करने आया, आपने उससे कहा मुझे कत्ल करके अगर तुम्हारा कुछ भला होता है तो ठीक है। उसको जब समझाया, उसके समझ में आ गई और वो ईमान ले आया। यही नहीं बल्कि आपने उसको दुआ दी। ठीक है फिरोज बख्त साहब, मैं आगे आपको वक्त दूंगी। सैयद असीम अकार, आप देख रहे हैं किस तरह से इमाम इलियासी को धमकाया जा रहा है। क्यों धमकाया जा रहा है? आरएसएस प्रमुख से वो मिले, उनकी तारीफ कर दी। इतनी असहिष्णुता, इतनी इंटॉलरेंस। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात की जांच होना चाहिए। इससे पहले भी अभी 2 लोगों ने रिपोर्ट लिखाई कि उनको धमकी दी गई और पुलिस जांच में उल्टा हो गया। वो एक डॉक्टर था गाजियाबाद का, मालूम ये पड़ा धमकी आई नहीं। और एक और था, उसका भी ऐसे ही हुआ। एक वो योगी जी को धमकी आई थी, उसमें जो गिरफ्तार हुआ उसने तो मुसलमानों के नाम से धमकी दी थी, योगी जी के नाम पर, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ तो वो मुसलमान था ही नहीं। देखिए, सिक्योरिटी का सारा खेल होता है कि सिक्योरिटी चाहिए होती है। किसी को Z, किसी को Z+, किसी को Y+, किसी को Y। कोई 2 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल में ही खुश हो जाता है। जिसकी जितनी बड़ी लालसा, तो बहुत से लोग हैं, बहुत चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जांच होना चाहिए और अगर वाकई में धमकी आई है तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जांच होना चाहिए। मुझे लगता है कि जांच जरूरी है। बहुत से लोग आजकल हिंदुस्तान में बड़ा खेल खेल रहे हैं, सबको सिक्योरिटी चाहिए, पूरे देश को सिक्योरिटी। सबसे आसान तरीका है कि ये कह दो कि हमें घटिया बात कही है इन्होंने। अब भाई, आपसे तो घटिया आदमी हम कोई दुनिया में हो नहीं सकता। हाँ, बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छे। देखिए, ऐसा है, जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं, आप बोलने दें मुझे, बीच में ना बोलें। अगर आपको करनी है, कुछ कार्रवाई करनी है या इंक्वायरी करनी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कार्रवाई करिए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुल्क में आग लगा रहे हैं, जहर बोल रहे हैं। इमाम साहब को मिलाने की बात कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। वो तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, संघ को, मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप ऐसी अजीब बात कर रहे हैं। उस आदमी ने क्या ऐसा कह दिया जो सर तन से जुदा की बात की जा रही है? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक आलिम है, एक अमाइद हैं, एक अकाबिर हैं।
मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं, आपको भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। बात समझिए, पहले बात समझिए, बात समझिए, तो आप घटिया आदमी बात हैं। सुनो पहले मेरे भाई। आपसे घटिया कोई नहीं हो सकता। एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए प्लीज, तार्किक तौर पर बहस हो सकती है, तार्किक तौर पर बात कीजिए प्लीज, जरा शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। ऐसे लॉजिक की अरे बात सुन, बात सुन। ये क्या तरीका है भाई बात करने का सैयद असीम वकार? आलिम तो गुलाम अहमद कादियानी, आपको नहीं आलिम बात दिखा दी। आलिम तो गुलाम अहमद कादियानी भी था। जबान मेरी भी बहुत गंदी है, जबान मेरी भी बहुत खराब है, लेकिन मैं अपनी जबान को आलिम तो गुलाम अहमद कादियानी भी था। ठीक है, तू तड़ाक पे आप आ गए, मैं कभी तू तड़ाक नहीं करूंगा। मैं एक अच्छे खानदान को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुद्दे पर आइए प्लीज। आपके पास जवाब नहीं है। मैदान छोड़, अदिति ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। पहले तो मैं कह रहा था कि गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट नहीं, मैदान छोड़ के भाग गए। जब आदमी डिबेट में तू तड़ाक पे आ जाता है, गाली गलौज करता है, माँ बहन की करता है, इसका मतलब उसके पास लॉजिक नहीं है, जवाब नहीं है। ठीक है सैयद असीम वकार, निजी अटैक नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज। गालियां मैं भी दे सकता हूँ, बट आई विल फिरोज भट्ट साहब प्लीज रुक जाइए सर, आप 2 मिनट। सुनो, देखो आलिम जो था वो था गुलाम अहमद कादियानी, उसको भी लोग आलिम मानते थे, लेकिन हम लोगों के लिए वो इस्लाम से खारिज था। आलिम तो बहाउल्लाह खां भी था, और आलिम तो बहुत से लोग थे। आलिम तो मुसलिमा इब्ने हबीब भी अपने को कहता था। ठीक है ना, उस चक्कर में मत पड़ो कौन आलिम नहीं है। आलिम ही जो होता है वही अपने फॉलोअर बनाकर लोगों को गुमराह करता है। ठीक है ना, मसला ये नहीं है कि आरएसएस के साथ और आरएसएस के खिलाफ, मसला ये है कि मोहन भागवत किसके बाप। देश के एक ही राष्ट्रपिता हैं, वो है महात्मा गांधी। अब इलियासी साहब गलती से राष्ट्रपिता बोल गए अपने पिता को। ठीक है ना, तो एक महात्मा गांधी के अलावा फादर ऑफ द नेशन कोई नहीं है। हम लोग नहीं मानते, जिसको मानना हो माने। हाँ, तो फिर जिसको गुलाम अहमद कादियानी को मानना हो माने। नहीं आप फिर वो तो कह रहे हैं कि मेरे भाव है मैं मानता हूँ, वो तो कह रहे हैं मेरे भाव है मैं मानता हूँ और मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। जब आप यही कह देते हैं कि जिसको मानना है माने, तो फिर बात खत्म हो गई। उसमें आप इतना पढ़ा क्यों रहे हैं किसी को? भाई अरे मोहतरमा, बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से, आरएसएस की तरफ से आप ही लड़ने लगती हैं। बाकी लोगों को क्या? वसीम वकार, अब थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा किया कीजिए, होमवर्क करना शुरू कीजिए। ये पुरानी बातें हो गई, वही घिसी पिटी लाइन लेकर आप आ जाते हैं। सुनिए बात, आप दर्शक समझते हैं कि आपके पास यही लाइन बची है, क्योंकि तर्क तो आपके पास है नहीं, तर्क है नहीं। या तो आप निजी हमला करते हैं या निजी आरोप लगा देते हैं। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दर्शकों के सामने आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। आपसे सवाल जो पूछा जाता है ना, उसका जवाब होता नहीं है आपके पास। अब फिर आज कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आपसे कि अरे पढ़ के तो जाया करो, अदिति त्यागी के शो में जाते हो, होमवर्क करके जाया करो। अब ये लाइन पुरानी हो गई, घिसी पिटी हो गई कि आप इसकी प्रवक्ता हैं, आप उसकी प्रवक्ता है। सुनिए, मैं देश की प्रवक्ता हूं, आपकी तरह एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। आपकी तरह एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। और किसी को जान से मारने की धमकी की बात कोई कहता है ना, तो उसे जज नहीं करती, उसे जज नहीं करती आपकी तरह। सियासत को अपनी सियासत नहीं करती, क्योंकि अब आपको लग रहा है सियासत खिसक रही है। ये कैसे कह दिया इमाम ने, कैसे कह दिया आरएसएस के लिए अच्छी बात कैसे कह दी? हम तो, हमारे नेता तो रोज आकर कहते हैं आरएसएस नफरत फैलाता है। अरे हम तो रोज यही कहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए बैठिए, सुनिए और तर्क सोच कर रखिएगा। अगली बार ये कहने से बात नहीं बनेगी कि आप फलाना पार्टी की प्रवक्ता हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे जी, कहा ही नहीं आपको। अरे करने से नहीं होगा, मुद्दे की बात कीजिएगा। अरे से नहीं चलेगा।